सोचिए, आपके सामने आपका सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा हो, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते क्योंकि आपकी आंखें उसी ने फोड़ दी हो। दिल्ली के दरबार में एक कैदी खड़ा था, तलवार विहीन और अंधा। पर वह कैदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह था सम्राट पृथ्वीराज चौहान। वह राजा जिसे मरने से पहले भी एक बार इतिहास को बदलना था। उसके बगल में खड़ा था उसका कवि, उसका मित्र चंद्रवरदाई। गौरी ने आवाज लगाई, हंसते हुए, तिरस्कार से, और बस आवाज निकलते ही राजा के पैरों में जैसे बिजली दौड़ गई। ध्वनि से दिशा पहचानी, धनुष चढ़ाया और बाण को चला दिया। एक क्षण बाद गौरी का सीना चीरते हुए राजपूत का आखिरी तीर इतिहास पर दर्ज हो चुका था। यह कहानी है उसी वीर की जिसने बचपन से लेकर आखिरी सांस तक हर मोड़ पर दुनिया को चौंकाया। यह कहानी है धरती के वीर पुत्र सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। समय 1166 ईस्वी। अजय मेरू, आज का अजमेर। पिता सोमेश्वर चौहान, माता कर्पूर देवी। बचपन से ही युद्ध कला में अद्भुत। 11 साल में ही घुड़सवारी, धनुर्विद्या, रणनीति में माहिर। एक बार बिना देखे ध्वनि से लक्ष्य भेद दिया, जिससे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। समय 1169 ईस्वी। पिता सोमेश्वर का निधन। सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज अजमेर दिल्ली का राजा बना। चारों ओर शक्तिशाली राजपूत राजवंश, परमार, सोलंकी, गहलोत, गुर्जर प्रतिहार, हर तरफ विस्तार की होड़। पृथ्वीराज ने कम उम्र में ही युद्ध भूमि में अपनी क्षमता दिखाकर सबको चौंका दिया। समय 1178 ईस्वी। गुजरात के राजा मूलराज द्वितीय के खिलाफ चौहान गुर्जर संघर्ष। पृथ्वीराज लगातार जीतता गया। उनकी मुख्य विजय नाडोल, संथलपुर, जालोर क्षेत्र में प्रभाव, दिल्ली की सुरक्षा को मजबूत करना। राजपूताना में उनका नाम चमकने लगा। कन्नौज के महलों में संयोगिता का कमरा, दीवारों पर दीपों की रोशनी नाच रही थी। दासियां धीरे धीरे बातचीत कर रही थी। हर चर्चा का केंद्र बस एक नाम था, पृथ्वीराज चौहान। उनकी वीरता, युद्ध कौशल, सौंदर्य और न्याय प्रियता की कहानियां संयोगिता के दिल में धीरे धीरे दीपक की तरह जलती गई। एक रात संयोगिता ने बालकनी से चांद को देखते हुए कहा, यही वह राजा है जिसकी वीरता पर भारत गर्व करता है। काश भाग्य मुझे इन्हीं का हाथ थामने दे। इधर अजमेर में पृथ्वीराज भी एक चित्रकार द्वारा बनाई संयोगिता की तस्वीर देखता है। वह शांत हो जाता है, लेकिन आंखों में चमक उभरती है। पृथ्वीराज कहता है, एक दिन मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर ही दम लूंगा। यह प्रेम था जो दो दिलों में धड़क रहा था, लेकिन राह में खड़ा था एक तूफान, कन्नौज का राजा जयचंद्र। जब जयचंद को
दोनों के प्रेम का पता चला। उसकी राजसी अहंकार में आग लग गई। जयचंद कहता है, चौहान, तुमने मेरी बेटी पर नजर डाली, मेरे साम्राज्य का अपमान किया। अब तुम्हारा नाम भी मेरे दरबार में नहीं लिया जाएगा। उसने तुरंत आदेश दिया, पृथ्वीराज को कन्नौज से निर्वासित करो। लेकिन उसका क्रोध यहीं नहीं रुका। शयोकिता के लिए उसने भव्य स्वयंवर रचा। देश भर के राजा महाराजा बुलाए गए और स्वयंवर मंडप के द्वार पर जयचंद्र ने पृथ्वीराज का मिट्टी का पुतला लगवा दिया। नीचे बड़ा सा बोर्ड, गद्दार। यह इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक अपमानों में से एक था। हजारों दिए जल रहे थे। महलों की दीवारें फूलों से ढकी, वाद्यों की धुनें हवा में तैर रही थी। सैकड़ों राजा महाराजा सजे हुए, सोने की जिरह बख्तर, रंगीन पगड़ियां, शाही तलवारें। मंच के बीचों बीच आती है संयोगिता, सफेद और गुलाबी लहंगे में, हाथ में चमचमाती वरमाला, चेहरा शांत पर दिल में तूफान। वह हर राजा की ओर देखती है, पर नजरें किसी को खोज रही है, किसी एक को। फिर अचानक संयोगिता की नजर पुतले पर जाती है, पृथ्वीराज का पुतला, जिस पर गद्दार लिखा था। उसकी आंखों में आंसू उतर आते हैं, पर वह जानती है यह अपमान उस पुरुष का है जिसका हृदय महासागर जैसा विशाल है। वह सिर थोड़ा झुकाती है, जैसे अपना क्रोध छिपा रही हो। स्वयंवर शांत है। सब राजा इंतजार कर रहे हैं कि संयोगिता किसे चुनेगी। तभी धड़ाम 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 घोड़े की तेज टापे, भीड़ चौंक जाती है। राजा उठ खड़े होते हैं। जयचंद की आंखें फैल जाती है। महल का विशाल द्वार खुलता है और प्रवेश करता है। काला चमकदार, हवा को चीरता हुआ घोड़ा कृष्णा, और उस पर बैठा है अजमेर का शेर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। पवन की तरह बहती हवा में उनके केस लहरा रहे हैं। आंखों में अग्नि है, शरीर में देवता जैसा तेज। महल में सन्नाटा छा जाता है, जैसे समय रुक गया हो। संयोगिता की आंखों में चमक लौट आती है। वह मुस्कुराती है और धीरे धीरे मंच से उतरती है। हर राजा उसे रोकना चाहता है। जयचंद चिल्लाता है, संयोगिता रुको, वह यहाँ का अतिथि भी नहीं, वह गद्दार है। पर संयोगिता किसी की नहीं सुनती। वह पृथ्वीराज की ओर बढ़ती है, सीधे घोड़े के पास। पृथ्वीराज घोड़े पर स्थिर बैठा है, न बोलता है न नीचे उतरता है। बस उसकी आंखें संयोगिता के चेहरे में विलीन हो जाती है। तभी संयोगिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के वरमाला उठाई और पृथ्वीराज के गले में डाल दी। यह दृश्य ऐसा था जिसने राज दरबार को हिलाकर रख दिया। संयोगिता ने पृथ्वीराज का हाथ थामा और कहा, आप मेरे हृदय के स्वामी हैं और आज से
मेरे जीवन के भी। पृथ्वीराज ने उसे एक झटके में अपने घोड़े पर बिठा लिया। जयचंद चिल्लाता रहा, पकड़ो पकड़ो, उन्हें रोक दो। पर घोड़ा कृष्णा हवा बन चुका था। दोनों बिजली की तरह महल के द्वार से बाहर निकल गए। पीछे छूट गया शोर, राजाओं की ईर्ष्या और जयचंद का अपमान। जयचंद के मन में पृथ्वीराज के खिलाफ आग भड़क उठी और फिर इतिहास ने करवट ली। कनौज का यह अपमान बाद में पूरे उत्तर भारत के भविष्य को बदल देगा। समय 1190 से 1191। अफगान शासक मोहम्मद गोरी भारत पर नजर जमाए बैठा था। लक्ष्य ब्रिटिश से पहले भारत पर इस्लामी शासन की नींव। पहला संग्राम तय हुआ, तराइन का पहला युद्ध 1191। गोरी ने अचानक हमला किया, पर पृथ्वीराज की सेना दृढ़ चट्टान की तरह खड़ी रही। राजा गोविंद राय की गदा का प्रहार, गोरी घायल होकर युद्ध भूमि से भागा, जिस वजह से पृथ्वीराज ने गोरी को क्षमा करके छोड़ दिया। यह वही दया थी जिसे इतिहासकार पृथ्वीराज की सबसे बड़ी भूल कहते हैं। समय 1192। गोरी वापस आया, लेकिन इस बार तैयारी अलग थी। जयचंद के असंतोष का फायदा उठाया। राजपूतों में एकता की कमी थी। अचानक उसने रात में हमला किया, रणनीति बदल दी और अब इतिहास बदलने वाला क्षण नजदीक था। पृथ्वीराज की सेना बहादुर थी, पर संख्या और रणनीति में पीछे। जयचंद की मदद गौरी को मिल चुकी थी। राजपूतों की पंक्तियां टूटती गई और अंततः पृथ्वीराज को पकड़ लिया गया। राजपुताना स्तब्ध। संयोगिता ने सुना और संयोगिता सती हो गई। यह भारत के इतिहास की सबसे करुण घटनाओं में से एक है। तराइन की हार के बाद मोहम्मद गोरी ने राजपूतों की रीढ़ तोड़ने के लिए पृथ्वीराज को कैद कर लिया। लाहौर के किले में पृथ्वीराज को जंजीरों में जकड़ दिया गया। कुछ दिनों बाद गोरी ने आदेश दिया, इस राजपूत की आंखें निकाल दो, ताकि इसे याद रहे कि मेरे सामने किसी का अभिमान नहीं टिक सकता। लोहे की सलाखें लाल कर दी गई। अंधकार ने उसकी दृष्टि छीन ली, पर उसके भीतर की आग वह और प्रचंड हो गई। पृथ्वीराज शेर था, जिसकी आंखें छीन ली गई थी, पर गर्जना अभी बाकी थी। मोहम्मद गोरी ने देखा कि अंधा राजा भी सिर ऊंचा रखकर चलता है। उसे एहसास हुआ, यह व्यक्ति मरा नहीं, इसके भीतर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। गोरी के सैनिक भी फुसफुसाते, मालिक, चौहान मृत भी हो जाए तो उसकी आत्मा भी खंजर बनकर लौटेगी। गौरी की नींद उड़ चुकी थी। वह जानता था यह राजपूत कभी झुकने वाला नहीं। चंद्रवरदाई एक प्रसिद्ध कवि, पृथ्वीराज का मित्र, उसने गौरी से कहा, मालिक, पृथ्वीराज सप्तभेदी बाण का उस्ताद है। यदि आप चाहें तो एक खेल के रूप में उसे तीर चलाने दें।
गौरी को मजा आया। उसे लगा अंधा राजा हास्यास्पद लगेगा। यही उसका घातक भ्रम था। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज की कोठरी में जाकर मुट्ठी भर मिट्टी छूकर कहा, राजन, समय आ गया है। पृथ्वीराज मुस्कुराया। अंधी आंखों में आकाश जैसा आत्मविश्वास था। गौरी ने भरे दरबार में पृथ्वीराज को बुलाया। सैकड़ों अमीर उमराव बैठे थे। दरबार में हंसी गूंज रही थी। अंधा राजा क्या करेगा? गौरी ने कहा, चौहान, तुम इतने वीर बने फिरते थे, लो ध्वनि का लक्ष्य साध कर दिखाओ। पृथ्वीराज के हाथों में धनुष बाण थमा दिया गया। वह स्थिर शांत खड़ा रहा। गौरी अपने सिंहासन पर पीछे हटकर हंसने लगा। उसे लगा वह एक तमाशा देखने वाला है। उसे क्या पता यह उसकी आखिरी हंसी है। चंद्रवरदाई आगे बढ़ा और धीमी आवाज में पृथ्वीराज के कानों में कहा, राजन, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। मतलब राजा गौरी 4 बांस दूरी पर है, ऊपर सिंहासन पर बैठा है, बाण चूकना मत। पृथ्वीराज कुछ क्षण तक गहरी शांति में खड़ा रहा। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, चंदा, मेरी आंखें तुम हो। चंद्रवरदाई ने कहा, मालिक आदेश दीजिए कि आप बोलें ताकि चौहान लक्ष्य को पहचान सके। गौरी गर्व से बोला, हा हा हा, यह अंधा मुझे मारेगा। चौहान सुनो, मैं यहां हूं। यह वह क्षण था। गौरी के हंसते ही आवाज की कंपन हवा में फैली और पृथ्वीराज ने उस कंपन को अपनी आत्मा से पहचान लिया। उसने धनुष ताना, डोरी कड़कड़ाई, पूरा दरबार अचानक शांत हो गया। एक ही क्षण में तीर हवा में निकला। वह न डगमगाया न दिशा बदली, जैसे किसी अदृश्य देवता ने उसे सीधे गौरी की छाती की ओर धकेला हो। और अगले ही पल तीर गौरी के सीने में धंस चुका था। गौरी ने चीख मारी। दरबार में कोहराम मच गया। सैनिक भागने लगे। अंधे पृथ्वीराज की देह पर चमकती थी राजपुताना की अंतिम लौ। गौरी गिर चुका था, परंतु जानता था कि गौरी के सैनिक अब बदला लेंगे। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज का हाथ पकड़ा। दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को हाथ रखकर महसूस किया। चंद्रवरदाई बोला, राजन, विजय के बिना मृत्यु नहीं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और अपनी कटारें निकाल ली। एक ही वार में दोनों ने स्वयं को महापुरुषों की श्रेणी में अमर कर दिया। उनका शरीर मिट्टी बना, पर उनकी कथा सदियों के लिए अमर हो गई। यह सिर्फ बदला नहीं था, यह न्याय था, यह वीरता की पराकाष्ठा थी। यह वो क्षण था जब एक अंधे राजा ने अपनी आखिरी सांस में भारत के सम्मान को बचा लिया।